चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो फर्स्ट क्लास है हमारी आज की सीए इंटर की, और मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो सब्जेक्ट है आपका एडवांस अकाउंटिंग। तो जो कि आपका ग्रुप 1 और पेपर नंबर भी कौन सा है आपका 1। सब्जेक्ट का नाम है आपका एडवांस अकाउंटिंग। हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग का। अच्छा, आप सबसे पहले आप लोगों को सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो गया, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन, आप सेकंड फेज पे आ गए हो। और अब आपका जो एग्जाम है वो सितंबर, आई थिंक सितंबर 2026 के अंदर एग्जाम है। तो सीए फाउंडेशन जब निकाल लिया है उसमें भी आपने पढ़ाई करी होगी, बिना पढ़े तो नहीं निकल पाए होंगे, क्योंकि सीए का अगर हम देखेंगे सीए फाउंडेशन अब एज कंपेयर टू पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो गया है, टफ हो गया है। मतलब पासिंग जो परसेंटेज है वो आपका क्या हो गया है, काफी ज्यादा कम हो गया है एज कंपेयर टू पहले। मतलब अगर आप पहले से कंपैरिजन करोगे, और सीए इंटर में ऐसा नहीं है कि आसान हो गया है, आसान वो भी नहीं है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो ज्यादा जाने लग गया है एज कम्पेयर टू फाउंडेशन। बट ऐसा तो नहीं है कि 100% बच्चा पास हो रहा है, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी मेहनत, और बच्चों इंटर लेवल पे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी विद डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन है प्लस कंसिस्टेंसी है ना, तो आप इजीली क्या कर पाओगे, सीए इंटर को क्रैक कर पाओगे। तो चलिए, अब आपको सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में एक बार ओवरव्यू देती हूँ। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा, बेसिकली किस तरीके से आपका पेपर आता है, कैसा हम पढ़ाई करेंगे, क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करेंगे, ये सारा बेसिक मैं भी आपको इस क्लास में, आज इंट्रोडक्शन क्लास में देने वाली हूँ। और हम एक छोटा सा थ्योरी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली देखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स, चले तो सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, एडवांस अकाउंट्स। इसका मतलब क्या है, एडवांस अकाउंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर। अकाउंट्स तो जैसे जब आपने कॉमर्स चूज किया था ना 11th के अंदर, तब भी आपने अकाउंट्स तो पढ़ी थी, लेकिन ये एडवांस क्यों आ गया, इसके आगे एडवांस क्यों आ गया बच्चों, ये बताओ। लेवल भी बढ़ गया, और अब आप जो पढ़ने वाले हो, जैसे 11th-12th में आपने बेसिक पढ़ाई करी थी, बेसिक मतलब वहां पे भी आपने इन सब चीजों के, एडवांस अकाउंटिंग के बारे में जाना था, मतलब इन डिटेल नहीं जाना था, लेकिन जाना वहां पर भी था। लेकिन आपके सर ने बोला होगा अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम इतना इन डेप्थ जानने के लिए आपके में एक्चुअली में जरूरत भी नहीं थी। अब जैसे जैसे आपका लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हर चीज अब आपके लिए जानना भी क्या हो गई है, जरूरी हो गई है। तो यहाँ पर 11th-12th क्लास में आपने बेसिक्स पढ़े होंगे। 11 में तो मैं प्योरली कह सकती हूँ, प्योरली बेसिक पढ़ा होगा, जीरो से स्टार्ट किया होगा, और जीरो से आपने यहाँ पे पढ़ा होगा अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आपने 11th क्लास में, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और सब चीजें आप लोगों ने, जर्नल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास के अंदर बेसिक्स के अंदर सीखी थी। और वहीं पर अगर 11th-12th क्लास की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आपने पढ़ा, आपने 11th क्लास में अगर मैं बोलूं, तो 11th क्लास में भी आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, लेकिन बस उसको एक्चुअली में ढंग से नहीं पढ़ा। पढ़ा वहां पर भी है, लेकिन आपके सर ने ढंग से उस चीज को बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां पे इतनी जरूरत ही नहीं थी। समझ लो, तो है तो क्या ही, बेसिक का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल, बस उसको नाम दे दिया गया कौन सा, एडवांस अकाउंटिंग। है तो अकाउंट्स ही, थोड़ी सी क्या है, जो चीज आपने पहले नहीं पढ़ी उसको अब पढ़ेंगे, तो वो आपकी किस फॉर्म में आ गई, एडवांस अकाउंटिंग के नाम पे आ गई है। 11th-12th क्लास में भी आपने पूरा बेसिक पढ़ा था, पार्टनरशिप वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th-12th क्लास में सीखी थी। फाउंडेशन में भी तो आप सीख कर आए, फाउंडेशन में भी तो आपने काफी चीजें सीखी, जिसके अंदर हमने काफी सारे एएस पढ़े हैं ऑलरेडी, लेकिन आपने कभी उन एएस के नाम याद ही नहीं किए। जैसे जैसे आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जैसे अब आपने इन्वेंट्री का जब वैल्यूएशन पढ़ा होगा, तो आपने इन डिटेल नहीं पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एएस 2 के अंदर दिया गया है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना इन डिटेल आप नहीं गए होंगे। नॉर्मल आपने क्या करा होगा, अकाउंटिंग की होगी और उस तरीके से आपने काम किया होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब जब हम इंटर लेवल पे काम करेंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे एएस पढ़ेंगे।
जैसे रेक्टिफिकेशन पढ़ा आपने, आपने कंपनी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बैलेंस शीट वगैरह सीखा होगा, आपने शेयर्स को कैसे इशू करते हैं, रिडम्पशन कैसे करते हैं डिबेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे करते हैं, बोनस कैसे होता है, बायबैक कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें आपने कहाँ सीखी थी? फाउंडेशन के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? एडवांस अकाउंट, जो कि बेसिकली एडवांस अकाउंट के अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूँ ना, एक लाइन में अगर मैं बोल दूं, उसका पूरा सिलेबस डिजाइन हो गया है पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पूरे के पूरे क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप बोलोगे ये अकाउंट सब बस हमारे सब पूरे सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या? यस बच्चों, माय आंसर इज यस। पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स जो है ना, वो सारे के सारे किससे भरा हुआ है? एएस से भरा हुआ है, यानी कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भरा हुआ है। अब कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं? टोटल मिला के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। टोटल मिला के कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बच्चा 29 के 29 आपको पढ़ने हैं, लेकिन दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको क्या है? रिलैक्सेशन, जो कि अब रिमूव हो गए हैं। इंड AS6 और AS8। AS6 और AS8 अब आपके मर्ज हो गए बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो अब बेसिकली आपको कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं? टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं कंपनी के। उसके बाद आपको बायबैक पढ़ना है, ब्रांच अकाउंटिंग पढ़नी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, अमालगमेशन पढ़ना है। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। अभी मैं पूरा सिलेबस आपको लिखवाने वाली हूँ, अब टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए, एडवांस अकाउंट्स का मतलब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, दो तरीके की चीजें होती है। मैं अगर आपको बताऊं, एक होता है इंडेस, एक होता है एएस। दो होते हैं। अब ये इंडेस क्या है? ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। और ये एएस क्या है? ये आपके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब ये एएस की जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है? पूरे के पूरे एएस है। इंडेस आप कहाँ जाके पढ़ोगे? फाइनल्स, जब आप इंटर क्लियर करके फाइनल में जाओगे, तब आपका एफआर नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके अंदर आप कंप्लीटली क्या पढ़ने वाले हो? इंड एएस पढ़ने वाले हो। तो इंटर लेवल पे एएस, फाइनल लेवल पे इंड एएस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब एएस क्या है, कैसे काम करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी एएस की, ऐसे क्या जरूरत थी जो एएस बनाने पड़े? पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? सिलेबस लिखना है। आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, कैसे आपको हर चीज स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, ये सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए डे 1 से, जिससे आप जब भी इन आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें सब दिमाग में रहनी चाहिए। ये बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू लिखना है सभी को। आप फ्रेश कॉपी बना लीजिएगा एडवांस अकाउंटिंग की। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। अभी आपका सितंबर में दिया था वो सीए फाउंडेशन, तो रिजल्ट आ गया उसका फाइनल। कितने मार्क्स आए आप लोगों के? एग्जैक्ट 200। वाओ, नाइस। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू देखने वाले हैं सिलेबस का, और लिखेंगे मेरे साथ ओवरव्यू ऑफ सिलेबस के अंदर। एडवांस अकाउंट्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको लिखवाती हूँ। एडवांस अकाउंट का पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे, और इन ब्रैकेट लिखना कितने मार्क्स का है आपका? 100 मार्क्स का वेटेज है। 3 पार्ट्स में हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा पार्ट है आपका कंपनी अकाउंट्स। और तीसरा पार्ट है आपका
तो अभी आप बोथ ग्रुप्स सितंबर में देने वाले हैं या सिंगल सिंगल ग्रुप? सिंगल सिंगल ग्रुप, ओके। आइए बच्चों, एडवांस अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। पहला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि प्रिपेयर कैसे करना है और प्रेजेंट करना कैसे करना है, इसका पूरा फ्रेमवर्क बताया गया है। सेकंड, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी। थर्ड, good accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चों हैंड राइटिंग एलिजिबल है ना, समझ में आ रही है सभी को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके ऑन एन एवरेज एग्जाम में जो वेटेज रखता है वो 55 टू 65 मार्क्स का वेटेज, मतलब समझ रहे हो? 100 में से आधे से ज्यादा नंबर कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है? लेकिन बच्चों क्या ये एक छोटा सा टॉपिक है क्या? नहीं, इसके अंदर टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और वो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। देन उसके बाद आप कहाँ पे, तब आप सोच पाओगे कि 55 टू 65 मार्क्स का हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। उसके बाद आगे 30 टू 35 मार्क्स ये आपका कवर करेगा कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बच्चों ये तो नाम आपने सुन रखा होगा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। कहाँ पढ़ा था आपने बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज? हाँ, कम जब आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे तब आपने कंपनी अकाउंट्स का एक चैप्टर नंबर 11 है, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोगों ने बायबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पढ़ा था। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे उसी नाम से दे रखी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट इज अमालगमेशन, और जो अमालगमेशन है उसको डील करता है हमारा AS14, कैश फ्लो स्टेटमेंट को डील करता है AS3। तो ये सारी बातें अभी मैं तो अभी जस्ट मोटा मोटा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग, जो यहाँ पे पूरा ब्रांच की ही अकाउंटिंग है, सिर्फ केवल अकेला टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग। 5 टू 10 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है, 5 टू 10% का आपका वेटेज रखेगा, और 5 टू 10 मार्क्स का आपका वेटेज यहाँ पे रखने वाला है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बेसिकली आपको सिलेबस का फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है, सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया गया है आपके एडवांस अकाउंट्स का। एडवांस अकाउंट्स टोटल आपके 100 नंबर की आती है पेपर के अंदर। उसके अंदर आपके मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसके अंदर हमारा फ्रेमवर्क यानी कि थ्योरी चैप्टर है। फ्रेमवर्क हम देखने वाले हैं किस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। उसके अंदर इंट्रोडक्शन और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब कंपनीज के P&L एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो ही चीजें आती है, कौन कौन सी? एक तो P&L, दूसरी आपके बैलेंस शीट वगैरह। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि सेक्शन 129 डील करता है आपका ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3।
ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, बच्चों इसको AS3 डील करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने कभी पढ़ा होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा एक स्टेटमेंट बनता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनली कुछ हमारी पॉलिसीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जैसे डिविडेंड देना आप चेंज कर रहे हो, अपने ना लैंड असेट को रिवैल्यू करना चाहते हो, तो काफी चीजें इंटरनली आप क्या कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो हम सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। अमालगमेशन, व्हाट इज अमालगमेशन, जब एक कंपनी आपस में क्या हो जाती है, दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेट हो जाती है, यानी कि मर्ज हो जाती है, उसको एक अलग से एएस डील करता है। उसकी अकाउंटिंग AS14 के अंदर आपको यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद आ जाता है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स, ब्रांच अकाउंटिंग जानते हो आप, हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंटिंग। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी हम लोग यहाँ पर इन डिटेल एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे बेसिकली, अब पेपर पैटर्न की मैंने सबने सिलेबस लिख ही लिया। अब बच्चों यहाँ पर हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो पेपर पैटर्न की बात करने वाले हैं। पता है आप लोगों को पेपर पैटर्न क्या होता है? आपके इंटर का पेपर पैटर्न नहीं पता? पता होना चाहिए आपको, स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि हमारे इतना पेपर पैटर्न इस तरीके से पूछा जा रहा है। देखिए, टोटल आपका कितने मार्क्स का वेटेज रहता है? 100 मार्क्स का वेटेज रहता है। बच्चों पेपर का ये 100 मार्क्स का वेटेज है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए किसका है? MCQ। पार्ट ए इज MCQ। बच्चों अपने फाउंडेशन में तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है ना, लेकिन आप लकी है, इंटर में आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि MCQ में सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के MCQ होंगे आपके? टोटल MCQ होंगे कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के। और ईच क्वेश्चन कंटेन्स कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी इक्वल टू 15 एंड ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। हो गए 30 मार्क्स। अब बच्चों यहाँ पे है ना कुछ MCQ, अधिकतर MCQ मैं आपको बता दूं एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, तो अगर मैं प्योरली एडवांस अकाउंटिंग की यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, केवल और केवल एडवांस अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ, बाकी किसी सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग का अगर आप देखेंगे तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जो MCQ आते हैं वो केस बेस्ड MCQ आते हैं। कैसे MCQ आते हैं? केस बेस्ड। कोई कोई MCQ अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको इजी बनाना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाना है तो सारे MCQ किस में आ जाएंगे आपके? केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज पे आते हैं। तो मेजरली अगर मैं आपको बात करूं, 15 में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब ये मानो 80% क्वेश्चन आपके किसके होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये भी आसान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पूरा एडवांस अकाउंट इन डिटेल पढ़ रखा है तो ये MCQ भी आपके लिए क्या बन सकते हैं? आसान बन सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने बहुत ही फोकस्ड वे में हर चीज की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो बच्चों कुछ भी मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं होता है। बट आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमें स्टार्टिंग से क्या करनी है, पढ़ाई करके रखनी है। उसके बाद आपका पार्ट बी होता है। पार्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ MCQ, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ MCQ। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो 14 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? कंपल्सरी क्वेश्चन है, यानी कि ये तो आपको करना ही करना है। समझ लो, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका MCQ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिस्क्रिप्ट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बोले तो जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये तो MCQ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और ये आपका कौन सा है? सब्जेक्टिव बेस्ड। सब्जेक्टिव बेस्ड में अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, 1 ही मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ सब्जेक्टिव के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन, ये आपको तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल और कितने क्वेश्चन होंगे आपके?
5 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिंग होंगे, उसमें से आपको क्या करने हैं, एनी 4, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन का क्या दे रहा है आपको, ऑप्शन देता है। समझ रहे हो, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट देखो कितना महान है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं दी, ये बात अच्छी कर दी इन्होंने, क्योंकि फाउंडेशन में हमारी क्या थी, नेगेटिव मार्किंग। हमारे इंटर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात अच्छी क्या कर दी इन्होंने, कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या दे दिया उसने, ऑप्शनल दे दिया, कि भाई जो तुम्हें नहीं आता ना वो छोड़ दो, लेकिन एक क्वेश्चन क्या कर दिया, कंपलसरी दे दिया। यानी कि इतना हमारा इंस्टीट्यूट इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन तुम्हें लग रहा हो कि भाई पेपर तो आसान आता है बच्चों, सीए लेवल का पेपर इतना आसान तो नहीं होता। क्योंकि जब तक आपको दिमाग में सेट नहीं होगी ना कि हमें, आपको लगेगा नहीं ना कि जब तक हलवा नहीं है बच्चों, समझ रहे हो क्या, हलवा इन सेंस कि जो परोसा और खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो डे 1 से करनी पड़ेगी। तभी जाके आप सोच पाओगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीए इंटर क्या कर सकते हो, निकाल पाओगे। और ये डेडिकेशन, ये मोटिवेशन आपके एट द एंड ऑफ द एग्जाम तक होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इतना ज्यादा डराऊंगी नहीं, बट आपको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अलर्टनेस आपके अंदर जगा रही हूँ, कि वो अलर्टनेस आपको स्टार्टिंग से आपका आना चाहिए। अब आप कोई ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब आप सीए फाउंडेशन में आ गए होंगे फिर भी आपके अंदर थोड़ा सा क्या था, बचपना हो सकता है। आज भी अगर सीए फाउंडेशन को स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो 12th क्लास के महरम में ही रहते हैं, मतलब वही बचपना वही मस्ती। लेकिन वो बच्चों अब सीए इंटर के अंदर वो सारी बचपना, वो सारा मस्ती मजाक थोड़े से हद तक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी बंद करना पड़ेगा, बंद करोगे, बंद करोगे तो फिर तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, ऐसे लग जाएगा क्या सुबह से लेकर शाम तक बस यही यही यही। ऐसा भी नहीं करना है बच्चों, हमें दोनों चीजें बैलेंस करनी है। ठीक है, तो अब आपको पेपर पैटर्न ये समझ में आया क्या, पेपर पैटर्न क्या है आपका, पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू, दूसरे में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखेगा, पहला ही क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या होगा, कंपलसरी क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 3 4 5 6 में से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने, तो टोटल सब्जेक्टिव के मिला के अगर मैं कहूं तो 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं टोटल, एक तो ये और इसमें से 4। समझ गया क्या आपको। अब बच्चों यहाँ पर 3 क्वेश्चन, इनमें से कोई 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 या 2 3 या 4 ऐसे हो सकते हैं जो कि फुल फ्लेज कितने नंबर के होंगे, 14 नंबर के। मतलब इसमें कोई पार्ट्स वगैरह नहीं होंगे। अब जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन 1 में आपके सब पार्ट्स होंगे, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि इसके आपको पार्ट्स मिलने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे तो इनमें से कुछ 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बोल रही हूँ यहाँ पे। अब बच्चों ऐसा, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, देखो प्रोफेशनल एग्जाम का पेपर कभी भी फिक्स नहीं होता है। जो टॉपिक हम सोचते हैं ना कभी आएगा ही नहीं, पता चले उसी में से आ जाता है। तो कोई भी ऐसा फिक्स कोई पेपर पैटर्न नहीं होता। बस पिछले पास्ट ईयर के पेपर से हम लोग एनालिसिस करके ये ट्रेंड बनाते हैं कि हाँ भाई इतना ऐसा ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है। समझ रहे हो क्या, ये कोई फिक्स नहीं है। जरूरी है कि अब मैं यहाँ पे 3 बोल रही हूँ, जरूरी 2 ही आ जाए, जरूरी है 4 ही आ जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऑन एन एवरेज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आप ऐसे सटीक होके बात नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई बीकॉम या कोई स्कूल के पेपर नहीं है जो कि आप फिक्स कह दो कि इतने नंबर का ही आएगा और इस पे चैप्टर से ही आएगा। समझ रहे हो ना। अब आप इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 27, अब मैं ये कहूँ कि इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। 27 की 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई भी बड़े क्वेश्चन जो बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन वो किसी भी स्टैंडर्ड में से बन सकता है ना। समझ रहे हो, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी स्टैंडर्ड से आता है, वो किसी से भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट्स मतलब ए बी सी डी, हर क्वेश्चन 14 नंबर का बाइफरकेशन पार्ट्स में गिवन होगा। और बच्चों कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरे के पूरे कंप्लीटली कितने नंबर के होंगे, 14 नंबर के होंगे, जिसमें कोई भी पार्ट्स आपको गिवन नहीं होंगे। समझ रहे हो क्या। तो ये था बच्चा लोगों आपका पेपर पैटर्न। क्या सभी को पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब बच्चों मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले ये भी जान लेते हैं कि कहाँ से हम कैसे चीजें कवर करने वाले हैं। तो वो चीज सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया, एग्जाम पैटर्न बताया, कि पेपर पैटर्न आपका किस तरीके से आता है, किस तरीके से अपन को पढ़ाई करनी है। अब बात आती है कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है, यानी कि अब हमारी कवरेज क्या रहेगी। कवरेज मतलब
कौन से कंटेंट से हम पढ़ने वाले हैं ये तो पता होना चाहिए ना, और हमें कौन कौन से कंटेंट कवर करने हैं। देखो सबसे पहला जो होता है ना, बच्चों आप चाहे कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ये आपके लिए भगवान स्वरूप है। समझते हो? भगवान स्वरूप मतलब जो आईसीआई ने अपने अपने हैंड पे जो मटेरियल दिया है ना, वो तो भगवान है आपका। कहने का मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्लस स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं अपनी ही क्लास में कवर करने वाले। यानी कि मेरा तो सबसे पहला फोकस क्या होगा, स्टडी मटेरियल। हम यहाँ पे जो भी कंटेंट भी मैं आपको जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ, हर चीज का जो कवरेज रहेगा वो बेसिकली किससे रहेगा, मेरा स्टडी मटेरियल से रहेगा। फिर उसके बाद आरटीपी एमटीपी तो ये बात की बातें हैं बच्चों। आरटीपी एमटीपी हर साल हमारा क्या होता है, हर अटेम्प्ट से पहले हमारा आईसीआई निकाल के देता है। तो वो आरटीपी एमटीपी प्लस पास्ट ईयर के जो आरटीपी एमटीपीज हैं, पास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस वो हम बाद में देखेंगे। बाद में मतलब हर चैप्टर होता जाएगा, जैसे जैसे जो जो चैप्टर जो जो टॉपिक होता जाएगा उसके क्वेश्चंस हम करते जाएंगे, पास्ट ईयर के, आरटीपी एमटीपी प्लस स्टडी मटेरियल, जिससे आपका एक साथ सारी चीजें क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्या ये हमारे कवरेज समझ में आ रही है सभी को? तो ये हमारी कवरेज रहने वाली है। अब आगे चलते हैं। आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग यही जयपुर से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? यूपी। और अरे वाह, दैट्स नाइस। चलो स्टार्ट करें। अब बच्चों सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं एडवांस अकाउंट, और एडवांस अकाउंट के अंदर जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस ही क्या है, मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहने का मतलब है अगर मैं आपके सिलेबस में से ना दो तीन चीजें हटा दूं ना, तो पता है आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही कौन सा बन जाएगा, यस। जैसे अगर मैं आपका यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग हटा दूं, है ना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हटा दूं, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर मैं हटा दूं, तो पूरा का पूरा हमने डिवाइड जरूर कैटेगरी में कर दिया, लेकिन ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कौन डील कर, मतलब ये वाला नहीं, ये सारे जो टॉपिक है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखवाए ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही कौन सा है, यस। समझ रहे हो? अब बच्चों मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? क्यों बनाए गए हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी थी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने पड़े, और जो हमारे एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस में अगर जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे? क्यों? ऐसा क्या रीजंस थे इनको बनाने के पीछे? क्या इनके बिना काम नहीं चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था इनके बिना काम? क्यों? क्या ऐसी आफत आ पड़ी थी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बच्चों यहाँ पे अगर मैं चार अकाउंटेंट की बात करती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, ये चार अकाउंटेंट्स हैं, ये बहुत कंफ्यूज्ड है। मतलब कंफ्यूज इन सेंस, इनको पता ही नहीं कि इनको अकाउंटिंग कैसे कर, पहले के जमाने की बात कर रही हूँ मैं। पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले की बात, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके नहीं आए थे, तब पहले क्या होता था, जो अकाउंटेंट्स होते थे उनको पता ही नहीं होता था कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, हम कौन सी चीज को कैसे रिकॉर्ड करें, ये पता ही नहीं होता था। अब जैसे मान लो आप दोनों हैं, आप दोनों क्या हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन, सॉरी, आप दोनों का क्या काम है, बिजनेस है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में क्या करके लाए, मशीन परचेज करके लाए, मान लेते हैं, और आप भी अपने बिजनेस में क्या करके लाए, मशीन परचेज करके लाए। आप जो मशीन परचेज करके लाए वो कितने की परचेज करके लाए, 1 लाख, ठीक है। और और उसके ऊपर आप लोगों ने किराया कितना दिया, फ्रेट कितना दिया, फ्रेट समझते हो, भाड़ा, मतलब लाने का, तो कितना हो गया, 10,000। अब है ना, आप दोनों एक बंदा तो क्या कर रहा है, अब जैसे मान लीजिए आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स में, आप रिकॉर्ड कर रहे हो
1 लाख, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो भाई, 10,000 तो मेरा एक्सपेंस हो गया, 10,000 तो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया भाड़े का नॉर्मल, ये मैं एक्सपेंस में चार्ज करूंगी और ये मेरा ही असेट है। तो आपने असेट किस पे रिकॉर्ड करी, 1 लाख पे। ठीक है, मतलब मशीन रिकॉर्ड कितने पे करी, 1 लाख पे। अब जैसे आप हैं, आप क्या बोलती हो कि भाई मैं तो अपनी असेट जो मशीन रिकॉर्ड करूंगी ना, वो कितने पे रिकॉर्ड करूंगी, 1,10,000 पे। क्यों 1,10,000 पे, क्योंकि ये भी तो मेरा अल्टीमेटली लाने का ही खर्चा है, वो भी तो मेरी मशीन की कॉस्ट में क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्राडिक्ट क्या हुआ, आप अपनी मशीन को किस पे रिकॉर्ड कर रही हो, 1 लाख पे, आप कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हो, 1,10,000 पे। तो यहाँ पे अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ लो, आपको लगा कि नहीं होना चाहिए, आपने नहीं किया। आपको लगा कि इंक्लूड करना चाहिए, आपने कर लिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी है क्या, देयर इज नो कंसिस्टेंसी, नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म ही नहीं है। कोई कैसे रिकॉर्ड करा है, ऐसे तो आप दोनों की बात करूं, ऐसे तो कितने, अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 अकाउंटेंट्स लिए, चारों अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस असेट को तो एक जना तो क्या मान रहा है, पूरा का पूरा खर्चा ही मान रहा है। खर्चा मतलब पूरा 1,10,000 का उसने क्या बोल दिया, खर्चा। इसने क्या बोला, मैं तो 1 लाख की क्या मानूंगी, मशीन की कॉस्ट मानूंगी, और 10,000 का मेरा क्या मानूंगी, एक्सपेंडिचर मानूंगी। है ना, कोई तो असेट ही नहीं मान रहा, कोई उसे एक्सपेंस मान रहा है। और ये सी क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो 1,10,000 में रिकॉर्ड करूंगा। और डी, डी हटा देते हैं अपन, 3 ही अकाउंटेंट्स रखते हैं। समझ रहे हो। अब मुझे बताओ, ये इसने 1,10,000 पे रिकॉर्ड करी एक्सपेंस, इसने कितने पे रिकॉर्ड करा, 1 लाख पे। और इसने क्या करा, पूरा का पूरा असेट ही कितने पे रिकॉर्ड कर दिया, 1,10,000 पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्मिटी आई क्या। इन तीनों, ये तीनों अपने अपने अकाउंटेंट जो है अपनी अपनी कंपनीज के क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। अब मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैं अगर आपकी की कंपनी में पैसा लगाना चाहती हूँ आज, तो मैं क्या देखूंगी, आपकी कंपनी के बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी, पीएनएल देखूंगी, बैलेंस शीट देखूंगी। और जिसकी बैलेंस शीट और पीएनएल मुझे सबसे बढ़िया लगेगा, उसी कंपनी में क्या कर दूंगी, पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी। अब आपको नहीं लगता कि जब सबकी रिकॉर्डिंग ही अलग अलग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैं आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कंपेयर कर सकती, क्योंकि सबका जो तरीका है अकाउंटिंग करने का, वो बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है, यूनिफॉर्म ही नहीं है, तो मैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बी के, सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में कंपेयर कैसे करूं, और मुझे कैसे पता चलेगा किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बच्चों, इसी वजह से, यही कारण था, कोई किसी को ये नहीं पता था कि किसको असेट माने, किसको खर्चा माने, किसको इनकम माने, किसको कैपिटल माने, और किसको लायबिलिटी माने। क्या समझ में आया। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे लाने पड़े एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कुछ रूल्स लाने पड़े, कुछ प्रिंसिपल्स लाने पड़े, कुछ यूनिफॉर्म पॉलिसीज लानी पड़ी, जो कि सभी के लिए क्या हो, एप्लीकेबल हो। ऐसे स्टैंडर्ड्स लाए गए, ऐसे प्रिंसिपल्स लाए गए, ऐसे रूल्स लाए गए, वो रूल्स जनरली सबके लिए क्या होने लगे, सबके लिए, जो सबके लिए एप्लीकेबल कर दिए गए। मतलब जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उनको सभी को ये स्टैंडर्ड्स, ये प्रिंसिपल्स क्या करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ध्यान रखते हुए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप दोनों को पता है कि मेरे प्रिंसिपल्स यही है रिकॉर्ड करने के, तो आप भी किस पे रिकॉर्ड करोगी, 1,10,000, और ये भी किस पे रिकॉर्ड करेंगी, 1,10,000। ऑटोमेटिकली मुझे बताइए कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी आ गई कि नहीं आ गई, स्टैंडर्ड्स आने की वजह से। स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि आपको जब मशीन परचेस करोगे, तो आपको इसी तरीके से अकाउंटिंग करनी है। जब स्टैंडर्ड सेट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक बंदा उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और उसी रिकॉर्डिंग जो होगी, उसी के हिसाब से क्या बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने लग गया, मतलब जो स्टैंडर्ड्स आए उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होने लग गया, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपके क्या हो गए, यूनिफॉर्म हो गए। यूनिफॉर्म हो गए, तो अब मैं आप दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजिली क्या कर पाऊंगी, कंपेयर कर पाऊंगी।
ये इतनी बात समझ में आ रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मिटी, है ना। ये लाने के लिए कि स्टैंडर्ड्स बना दिए। स्टैंडर्ड मतलब समझते हो, ये स्टैंडर्ड है, ये आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे, ये रूल्स हैं। समझ रहे हो? अब जैसे आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? जब आप अकाउंटिंग करोगे तो ये आपको रूल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रूल्स सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? तो ये स्टैंडर्ड्स बना दिए गए अकाउंटिंग के। और ये बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ड्राफ्ट किसने किए? ड्राफ्ट करे हैं हमारे आईसीएआई ने। और बच्चों ड्राफ्ट मतलब बनाया आईसीएआई ने, लेकिन इसको इशू किसने किया, मतलब फाइनलाइज किसने किया? गवर्नमेंट ने। आपको पता है ना, कोई भी जब स्टैंडर्ड पास होता है तो वो पूरा पार्लियामेंट में जाके पूरा पास होके फिर जाके एप्लीकेबल होता है सभी पे। ड्राफ्ट हमारी आईसीआई करती है, लेकिन पूरा फाइनलाइजेशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट करती है जाके। ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है बेसिकली? एक तरीके से रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि जनरली सबके लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये हुआ किसने ड्राफ्ट किया था, ये आईसीएआई ने। और ये फाइनली इशूड कौन करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। तो अब हम थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। आपने सिलेबस ओवरव्यू कर ही लिया है। अब अपन यहाँ पे एग्जाम पैटर्न लिखना चाहते हो आप लोग, एग्जाम पैटर्न अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। पेपर पैटर्न लिखिए यहाँ पे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न रहता है आपका। बच्चों ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है आपको एडवांस अकाउंट्स में। अगर आपको अकाउंटिंग वैसे अच्छी लगती है या थोड़ा मतलब एवरेज अच्छी लगती है ना, बेसिक्स आपके स्ट्रांग है। थोड़ा सा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी यहाँ पे, बिल्कुल जीरो से। जिसको नहीं भी आती ना अकाउंटिंग, वो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। अब आप ये मत सोचना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग नहीं है बच्चों। आपका पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल होता है। समझ रहे हो? जो पेपर आएगा ना वो भी पूरा प्रैक्टिकल पेपर आएगा। सिर्फ अगर मैं कहूँ पूरे पेपर में मेजरली 5 से 7 नंबर की आपकी अगर थ्योरी आ सकती है, थ्योरी, बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। तो मतलब इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब क्या हमें यही पढ़ना है, नहीं। अच्छा स्टैंडर्ड है लेकिन स्टैंडर्ड्स के क्या है, प्रैक्टिकल्स है। एक बार पेपर पैटर्न लिख लीजिए बच्चों। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ। 100 मार्क्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। एक लिखना पार्ट ए और दूसरा लिखना आप पार्ट बी। जो ऑरेंज में हाईलाइट करती जा रही हूँ वो लिखते जाना। पार्ट ए आपका क्या है, एमसीक्यू। और एमसीक्यू लिखिए यहाँ पे 30 मार्क्स। नीचे एमसीक्यू के लिखिए नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि जब आपको पता होगा, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आपका आता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 15। और ईच क्वेश्चन आपका कितना है, 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन का जो रहेगा, क्वेश्चन कौन सा रहेगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लस आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और दूसरा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रहेगा ये केस बेस्ड क्वेश्चन का प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस का। तो ये पूरा पार्ट ए खत्म हो गया। खत्म। पार्ट बी पे आ जाइए। पार्ट बी पे क्वेश्चन नंबर जो भी फर्स्ट होगा, मतलब सब्जेक्टिव के अंदर, वो आपका क्या रहने वाला है, कंपलसरी रहने वाला है। बाकी 2 3 4 5 में से आपको कौन से करने हैं, इन्हीं 4, जिसमें आपके बच्चा लोगों कुछ पार्ट्स भी आ सकते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया। एक बार पासिंग परसेंटेज भी बता दो कितना है। अगर बच्चों आपका 100 मार्क्स का पेपर है, हाँ, पहली बात तो अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हैं तो एक एक ग्रुप में आपका जो पासिंग परसेंटेज रहेगा हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, वो कितना मार्क्स है, 40 मार्क्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आना कंपलसरी है। अगर आप 40 मार्क्स नहीं लाए और बाकी पेपर में एग्जाम्शन नहीं आए तो पूरा ग्रुप ही क्या हो जाता है, लटक जाएगा। समझ रहे हो? ये पता है ना बातें आपको। हाँ। और उसके बाद आपका 60 प्लस आते ही क्या आ जाती है, एग्जेम्पशन। यस। अगर आपके किसी पेपर में क्या आ गए, 60 प्लस मार्क्स आ गए 100 में से, तो मतलब वो पेपर अब आपका क्या हो गया, एग्जामिशन आ गई उसके अंदर। मान लीजिए दो सब्जेक्ट मतलब तीनों पेपर मिला के आपका एग्रीगेट नहीं बना, नहीं बना। एग्रीगेट समझते हो, एग्रीगेट मतलब
50% मार्क्स, मतलब आपको इंडिविजुअल क्राइटेरिया पूरा करना है प्लस ओवरऑल क्राइटेरिया पूरा करना है। इंडिविजुअल क्राइटेरिया इज 40 मार्क्स एंड ओवरऑल क्राइटेरिया इज 50%। 50% मार्क्स का आपका क्राइटेरिया, और 50% बोले तो टोटल ग्रुप में कितने नंबर सब्जेक्ट, तीन, तीन कितने होंगे आपके 300 मार्क्स का, उसमें से 50% बोले तो कितना, 150 नंबर। तो 150 मार्क्स तो आपको एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए आपका ये एग्रीगेट नहीं बनता है और एक पेपर में आपकी क्या आ गई, 60 प्लस मार्क्स आ गई, तो पूरा ग्रुप नहीं लटकेगा, एक पेपर आपका क्या हो जाएगा उसमें, एग्जिम्ट हो जाएगा। एग्जिम्ट मतलब छूट देना, छूट दे दी उस पेपर की। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट भी आना चाहिए, इंडिविजुअल भी होना चाहिए, और कोशिश भी करनी है कि हर सब्जेक्ट में आपके क्या है, 60 प्लस मार्क्स आए। समझ रहे हो? तो ये आपका क्राइटेरिया रहता है जो आपको मीट करना होता है। अब आगे लिखते हैं अपन। चलिए अब अपन हेडिंग डालेंगे, अब आप सभी हेडिंग डाल दीजिए बच्चा लोगों। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला हम जो टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या की एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते, कैसे एप्लीकेबल है, और बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह के डेफिनेशंस वगैरह। तो पहला पार्ट अब लिखिए, लिखिए यहाँ पर, मीनिंग ऑफ, सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चों मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसको हम लिखते हैं पूरा। बच्चों हम लोग है ना, ऐसे मैं पूरी एक साथ डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, डेफिनेशन को ब्रेक में करवा रही हूँ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में लिखवा रही हूँ जिसको आपको याद करने में। हालांकि बच्चों इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये चैप्टर आपको बस, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब जान रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मीनिंग बता दो एएस की, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अभी अपन सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स which deals with the accounting issues। बच्चों अकाउंटिंग इश्यूज कौन कौन से, चार चीजें हैं। आर से आपका रिकॉग्निशन, एम से मेजरमेंट, अभी समझाती हूँ, एम से मेजरमेंट, पी से प्रेजेंटेशन, एंड डी से डिस्क्लोजर। ड्राफ्टेड बाय, दूसरा पॉइंट, ड्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और हमारे एक्सपर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन है, आईसीएआई, एंड इशूड बाय द, अभी जो जितनी बातें मैंने बोली है ना वही लिखवा रही हूँ बस। ड्राफ्ट कौन करता है, आईसीएआई, और इशू कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट। और एक तरीके से बच्चों कोई भी जब लॉ होता है ना, जब स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं सभी के लिए, तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, ओरली बोल के डिस्कस करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स में होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स में होते हैं विच डील्स विद द अकाउंटिंग इश्यूज। रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है एक तरीके से, रिटन में स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, ड्राफ्टेड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज आईसीएआई, इशूड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसको डील करते हैं, कि आपको कब रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज कब करना है, अपनी बुक्स में
आप कब रिकॉर्ड करोगे, दैट इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन। मेजरमेंट मतलब कितना रिकॉर्ड करोगे। प्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से आप दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, एसेट में दिखाओगे, लाइबिलिटी में दिखाओगे। डिस्क्लोजर मतलब किस तरीके से आप डिस्क्लोज कर रहे हो उसको। मतलब चार चीजों के बारे में बताता है, कब आपने रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, और कैसे आप अपना डिस्क्लोजर में दिखाते हो। तो ये चार चीजें आपको अकाउंटिंग इशू से रिलेटेड आपको डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई ये बातें। आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिखिए ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस एएस के पीछे आने का कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ रहे हो। रीजन क्या था जिसकी वजह से एएस आया, वही तो एएस के क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो रीजन को क्या कर रहा है, सॉल्व आउट कर रहा है। आप ही मुझे बताइए। हाँ, मतलब बेसिकली वो लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस में भी हम चार्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको भी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सी, हार्मोनाइज। बच्चों ये हार्मोनाइज वर्ड को, जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स हम लोग लिख रहे हैं, कहने का मतलब जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना। हार्मोनाइज, डाइवर्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा, फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरा, गिव सेंस ऑफ फैसिलिटेट्स को यहाँ पे अंडरलाइन करना, गिव सेंस ऑफ फेथ, फेथ लेकर आता है, एंड रिलायबिलिटी टू यूजर्स। लिखा क्या, ऑब्जेक्टिव क्या था, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसमें क्या लाना, हार्मोनाइज मतलब यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो बताते हैं कि क्या असेट है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फैसिलिटेट करते हैं। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटी क्यों हेल्प कर रहे हैं आपको ये, बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या लाते हैं, फेथ, भरोसा लेकर आते हैं। मुझे भरोसा कैसे आता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले आप 1 लाख पे रिकॉर्ड कर रहे थे, आप 1,10,000 पे, मैं किस पे भरोसा करूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं इन पे करूं या फिर इन पे करूं, मुझे को पता ही नहीं चल रहा था ना। लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या लेकर आया, एक फेथ लेकर आया, एक विश्वास लेकर आया कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर कंपनी बना रही है वो एक रिलायबल है और ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो क्या। तो गिव सेंस ऑफ फेथ एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी लेकर आते हैं किसको, यूजर्स को। चलो आगे चलो, अब आगे चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट आज की क्लास का हम लोग रखेंगे, फिर उसके बाद कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तीसरा है आपका एडवांटेजेस ऑफ एएस। बच्चों एडवांटेजेस क्या क्या है एएस के, लिखिए अगेन 3 पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं।
कंपेरेबिलिटी, वो जो एडवांटेज क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या लेकर आता है, कंपेयर करने वाली पावर, कंपेयर कर सकते हैं हम, ये फायदा है, एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एनी misleading accounting treatment. Additional disclosure, additional disclosure requirements, requirements to prevent any manipulation. बस अब एक बार इसको समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, मुझे एडवांटेजेस का पहले तो मतलब बताइए मुझे क्या होता है। फायदे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद क्या क्या फायदे हो गए, देखो कंपेरेबिलिटी आसान हो गई, कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सभी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया। और ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, बचाता है किसको, कोई मिसलीडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मिसलीडिंग मतलब कोई गलत तरीके से अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है उसको रोकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। दूसरा आपका बच्चों, जब भी अपन अब आगे के लिए बता दूं, तो जो भी अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना उसका एडिशनली हम डिस्क्लोजर भी पढ़ेंगे कि क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एडिशनल डिस्क्लोजर जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो प्रिवेंट करती है कोई भी मिस मैनिपुलेशन। अगर आप कोई भी अकाउंटिंग में फ्रॉड वगैरह करते हो, मैनिपुलेट करते हो, तो उसको भी क्या करती है, रोकती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एडिशनल डिस्क्लोजर की जरूरत होती है आपके। जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हो तो उसमें एडिशनली डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब समझते हो, डिस्क्लोज करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन अपनी। तो एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से वो मैनिपुलेशन क्या होता है, रोकती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली एडवांटेज क्या, कंपेरेबिलिटी आसान हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, और तीसरा आपका एडिशनल डिस्क्लोजर की वजह से हमारा मैनिपुलेशन वगैरह रोकती है। एडवांटेजेस क्या हो गए, हार्मोनाइज कर दिया, इक्वल बना दिया। उसके बाद आपने क्या करा, फेथ लेकर आया और फैसिलिटेट करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मीनिंग पढ़ा, और बेसिक आज पूरा इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा कर रहे हैं, करा आज हम लोगों ने। कल से हम लोग बच्चों और आगे की स्टडीज स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कल से ही हमारा एएस स्टार्ट करें कोई भी, या फिर एएस पहले पढ़ना है या फिर दूसरी चीजें पहले पढ़नी है, आप मुझे बताइए। एएस से स्टार्ट करें या फिर जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब पहले करना, एएस ही कर ले, एक आध पहले एएस कर लेंगे। जब एएस से थोड़ा सा लगेगा ना कि यार अब बहुत ज्यादा थ्योरी ऐसा लग रहा है, तो हम बीच बीच में कुछ कुछ चैप्टर्स ऑल्टरनेट करते जाएंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, तो आज की सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।